यूनेस्को ने अपने एक फाइनलिस्ट के तौर पे चुना 2021 में। टीच फॉर ऑल ज्वाइन करने का एक एडवांटेज था कि मुझे 18 देशों में काम करने का मौका मिला। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैथ्स के पीछे क्यों पड़े? अमेरिका में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, आप लोग इसको जरूर देखिए। 3 चीजें हैं जो हम आपसे टॉक में डिस्कस करना चाहेंगे। वन इज नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सत्यम मिश्रा, मैं भागलपुर बिहार से, और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ जोश टॉक के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो माउंट एसएससी स्कूल भागलपुर में हुई और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ मिला। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेके सब्जेक्ट्स पे कमांड, मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे। लेकिन बिहार में सारे बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। मेरी जर्नी शुरू हुई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं बन गया टीचर। मैं पहला अपने स्टेट से हूँ, बिहार और झारखंड अगर आप कंबाइंड देखिए, जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज यूनेस्को ने अपने एक फाइनलिस्ट के तौर पे चुना 2021 में। अभी हाल में मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट डिपार्टमेंट देता है। पहली बार मुझे मौका मिला बाहर जाने का 2016 में, और मैं गया साउथ अफ्रीका, और वहाँ पर जोहानिसबर्ग है जो आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट शहर उसको माना जाता है बिकॉज ऑफ द हाई क्राइम रेट्स। लेकिन वहां पर भी जब मैंने देखा तो जो स्कूल की व्यवस्था थी या जिस तरीके से पढ़ाई हो रहा था, आई थॉट कि इट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट ग्रेट बट इट वाज नॉट बैड। मेरा ये मानना है कि हम लोग बिहार में अगर काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, खास करके ऐसे कम्युनिटीज से जहां पर शिक्षा का दर बहुत कम है, लिटरेसी का रेट बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मुसहर कम्युनिटी इन बिहार, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि वहां पे लिटरेसी रेट इज ओनली 6%। मुझे मौका मिला कि मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया 2015 में, और उसके बाद टीच फॉर ऑल, और टीच फॉर ऑल का प्रेजेंस है 62 कंट्रीज में, 88,000 लोग उसमें काम करते हैं। और टीच फॉर ऑल ज्वाइन करने का एक एडवांटेज था कि मुझे 18 देशों में काम करने का मौका मिला। आप सोचिए, इथियोपिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे शेयर करने के लिए। ये ऑडियंस जो है हमारी इस वीडियो के लिए वो बहुत ही स्पेसिफिक है, इन द सेंस कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद आता है, कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स से स्ट्रगल करते हैं। हमारे पास पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है। और इसके पीछे रीजन जो हम लोगों ने सोचा जब हम लोग ये टॉक के बारे में प्लान कर रहे थे, तो था कि पीसा टेस्ट होता है, PISA, आप जरूर उसको सर्च कीजिएगा। उसमें हमारे देश का नंबर काफी पीछे आता है अनफॉर्चुनेटली, और हम लोग इसको बदलना चाहते हैं। वी आर फाइटिंग टू चेंज दैट फॉर एवर। उसमें जो देश बहुत अच्छा करते हैं अमूमन वो सिंगापुर होता है, वो फिनलैंड होता है। और जब इस पे रिसर्च हुआ कि फिनलैंड और सिंगापुर ही क्यों इतने आगे रहते हैं हर बार, तो उसमें फाइंडिंग था कि जो देश प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मजबूत करते हैं उनको आगे बहुत कम दिक्कत होता है। सो ये हम लोगों का बेसिक फोकस था कि अगर आप बेस अच्छा कीजिए तो उस पर आपका एक शानदार महल बन सकता है, राइट? सो अगर आप IIT के लिए ड्रीम कर रहे हैं या अगर आप दुनिया में बहुत अचीव करना चाहते हैं, अनलेस योर बेसिक्स आर राइट एंड सॉर्टेड, तब तक ये अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये टारगेट ऑडियंस हमारे लिए है, सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, आप लोग इसको जरूर देखिए, एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अब मैं अपने टॉक में आगे बढ़ूंगा और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, रेलवेज, फैशन टेक्नोलॉजी, आर्मी, आप जो भी कुछ करना चाहें, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैथ्स के पीछे क्यों पड़े हैं। मैथ्स में ऐसा क्या खास बात है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको मैथ्स से टॉर्चर करते हैं? उसके पीछे इकलौता रीजन ये है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज एक्चुअली अ वे टू क्रैक अदर सब्जेक्ट्स। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग, आपका एक लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, आपका एक एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाए। बट मोर इंपॉर्टेंटली, मैथ आपको सिखाता है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को क्रैक कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि ग्रामर में एक पैटर्न है। किसी भी लैंग्वेज में, आप चाहे अरेबिक पढ़ रहे हो या हिंदी या संस्कृत या फ्रेंच, सबका ग्रामर एक पैटर्न पे चलता है। एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। आप सीरीज एंड सीक्वेंस देखिए। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
आप बेसिक लेवल पर अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप C++ या जावा पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही बेसिक आप 8th-9th में वो पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप। जब भी आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो मैथमेटिक्स इज एक्चुअली एन आर्ट टू क्रैक ऑल दीज अदर सब्जेक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये आपको मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे जरूर टेस्ट कर। सो जब मैं यूएस में था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर, तो मुझे अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला। 3 चीजें हैं जो हम आपसे टॉक में डिस्कस करना चाहेंगे। वन इज मैथमेटिक्स ऑफ पीस, द अदर इज मैथमेटिक्स ऑफ वैल्यूज, एंड द थर्ड इज लॉजिक बेस्ड मैथ। ये 3 क्विक चीजें हैं जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, एंड आई वुड लव टू नो कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर इन द कॉमेंट्स। सो मैथमेटिक्स ऑफ पीस पर बात करते हैं कि आज दुनिया में इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो दुनिया के सारे शहर को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज इंडिया 2024 में इंडिया के पास एक न्यूक्लियर डिवाइस है। इंडिया के पास आई थिंक मोर देन 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड हमारे देश को जरूरत है न्यूक्लियर वेपन्स की। वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एंड आई रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ऑल इन ऑल एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस है। 27 अक्टूबर 1962 को पूरी दुनिया कितने करीब आ चुकी थी एक मेजर न्यूक्लियर फॉल आउट को लेके। आप जरूर इसको चेक कीजिएगा। 1999 में हमारा खुद का कारगिल वॉर, आप सोचिए 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रखे थे, और कारगिल वॉर में हम लोग जाते हैं 1999 में, विच मीन्स 2 देश जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर चुके हैं, दोनों एक ऑल आउट वॉर फाइट कर रहे हैं। आप सोचिए ये कितना डेंजरस सिचुएशन था। हम लोग चलते हैं थोड़ा और पहले, विच इज 1961, और हम आपको ले चलते हैं सोवियत संघ, विच इज देन यूएसएसआर। सोवियत संघ ने 1961 में एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जिसका नाम था जार बॉम्बा। अब जार बॉम्बा के बारे में हम लोग आज इसलिए 2024 में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे डेडली और पावरफुल न्यूक्लियर वेपन था जो सोवियत संघ ने उस जमाने में टेस्ट किया। अब हम लोग अफगानिस्तान पर काम कर रहे थे अमेरिका में, अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, मैं उनका इंडियन टीचर, और हम लोग बात कर रहे थे कि कितना एनर्जी एक न्यूक्लियर डिवाइस प्रोड्यूस कर सकता है। सो जार बॉम्बा का एनर्जी का डेटा हम लोगों के पास था, और 39 सेकेंड्स में जार बॉम्बा जितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है वो अनइमेजिनेबल है, राइट? हम लोग सब समझ सकते हैं वर्ल्ड का सबसे डेडली वेपन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारा ध्यान गया केस स्टडी में अफगानिस्तान के पावर कंजम्पशन पे, जो 2017 तक का डेटा हमारे पास था। अफगानिस्तान 4 करोड़ लोगों का मुल्क है, 40 मिलियन लोग रहते हैं अफगानिस्तान में। जब बच्चों ने कंपेयर किया कि जार बॉम्बा 39 सेकेंड्स कितना एनर्जी निकलता है, और उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया जो अफगानिस्तान का पावर आउटपुट है उसको, आप बिलीव नहीं करेंगे। और वो ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि एक जार बॉम्बा से जो एनर्जी निकला, और अफगानिस्तान में अगर आप उस पावर को यूज कीजिए फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, तो कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल उस एक जार बॉम्बा के एनर्जी से काम चल सकता है। द रिजल्ट्स वर शॉकिंग इवन फॉर मी एज अ टीचर। एक जार बॉम्बा जो 39 सेकेंड्स में डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो अफगानिस्तान जो 4 करोड़ लोगों का मुल्क है उसको ओनली 1470 सालों तक एनर्जी दे सकता है। आप सोच के देखिए इसको। और उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि सेम ह्यूमन ब्रेन मेड द एटॉमिक वेपन, द सेम ह्यूमन ब्रेन मेड पावर ग्रिड्स जो आपको पावर सप्लाई करते हैं। आप अपने ह्यूमन ब्रेन को किसके लिए यूज कीजिएगा, डेवलपमेंट के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए? अमेरिकन स्टूडेंट्स को जो मेरे बहुत ही क्लोज थे, उन लोगों को अनोनिमसली, मतलब उन लोगों को अपना नाम नहीं लिखना था, और एक शॉर्ट पैराग्राफ में, एक शॉर्ट ऐसे जैसा आप समझिए, कि उन लोगों को लिख के एक सीक्रेट बैलेट में जमा करना था। आई वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू नो दैट हर एक बच्चा जो वहां पर था उसने वोट किया डेवलपमेंट ओवर डिस्ट्रक्शन। आप सोच के देखिए। और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि ये तो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा करेंगे लाइफ में। मैं उन्हें देखता हूं कि ये स्टूडेंट्स आज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये कल के लीडर्स हैं, कल के पॉलिसी मेकर्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टूडेंट्स जो आज हमारे सामने बैठे हैं ये कल के वोटर्स हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स से
एक देश या दो देश का नुकसान नहीं, पूरे दुनिया का नुकसान है। और अगर कभी भगवान नहीं करे न्यूक्लियर वेपन्स यूज होता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग होंगे इनोसेंट सिविलियंस। अभी दूसरा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो है मैथमेटिक्स ऑफ वैल्यूज एंड अवेयरनेस। मैं एक बहुत ही प्राउड इंडियन हूं, जैसे आप लोग सब हैं, और इंडिया ने बहुत तरक्की की। मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं इंडिया के बारे में। अगर हम लोग ये 2000 पिछला 2024 साल देखें, राइट, तो इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश 1600 सालों के लिए था। मतलब 80% ऑफ द एडी पीरियड दैट वी आर लिविंग इन, 80% टाइम इंडिया का वही पोजीशन था जो आज अमेरिका का है। और जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो वो देश जो 1600 सालों तक दुनिया का सबसे अमीर देश था, वो लिटरली दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया था। 75 इयर्स में हम लोग वापस से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और आपको पता है कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? यूनाइटेड किंगडम। बट कुछ एरियाज हैं जहां पर हम लोगों को काम करने का स्पीड बढ़ाना होगा। जैसे आज 75 सालों के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया इज अनफॉर्चुनेटली द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो नहीं देख पाते हैं वो हमारे देश में रहते हैं। और उसका आज एक ही इलाज है। देखिए, कुछ लोग जो नहीं देख पाते हैं आज, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस के पास उनके लिए कोई आंसर नहीं है। बट एक मेजॉरिटी पोर्शन जो लोग विजन इंपेयरमेंट से सफर करते हैं या जो लोग ब्लाइंड हैं, उनके साथ जस्टिस किया जा सकता है। उनको वापस आंखों की रोशनी मिल सकती है। शायद 100% ना मिले, पार्शियली मिले, लेकिन वो पॉसिबल है ओनली थ्रू कॉर्निया ट्रांसप्लांट एट दिस पॉइंट। अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है कि आप अपना आंख, अपना आईसाइट कमिट करते हैं किसी को कि जब मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरा कॉर्निया किसी और को मिलेगा ताकि वो देख पाए। सो हम लोगों के पास डेटा था, सरकारी डेटा, कि कितने लोग इंडिया में हर दिन मरते हैं, राइट, कितने लोग का डेथ होता है हर साल, हर दिन इंडिया में। और हम लोगों के पास डेटा था कि कितने लोग ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं, कितने लोगों का ब्लाइंडनेस ऐसा है जो ट्रीटेबल है प्रोवाइडेड ऑर्गन डोनेशन सक्सेसफुल हो, पार्शियल या कंप्लीटली, कितने लोगों को विजन इंपेयरमेंट्स है जिसका इलाज पॉसिबल है। जब बच्चों ने वो यूनिटरी मेथड लगाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका आंसर आया कि 6 साल में इंडिया कैन बिकम फ्रॉम द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड टू अ कंट्री विथ 0 प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। 6 साल, 2154 दिन। दैट्स द आंसर। आप सोचिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा ऑन द यंग माइंड सिटिंग इन माय क्लासरूम, कि ये पॉसिबिलिटी है और ये चेंज आप ला सकते हैं अपने देश में। इसी से आगे बढ़ते हुए आई वुड टेक यू टू द थर्ड एंड फाइनल आइडिया दैट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल माय ऑडियंसेस हियर इज लॉजिक एंड मैथ्स। 8 सालों में आई हैव विजिटेड अ नंबर ऑफ स्कूल्स, काफी तरह के स्कूल्स में जाने का मौका मिला। तो हमारे देश के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, मेरा आप लोग सबसे ये सवाल है, कमेंट्स में जरूर हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। लॉजिक और मैथ यहां कनेक्ट होता है जब आप स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि आज हमारे देश का जो हाल है, 75% इंडियंस लिटरेट हैं, साक्षर हैं, 25% इंडियंस आज भी इलिटरेट है, मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। सो लॉजिक बेस्ड सवाल ये है कि अगर हम लोग इमेजिन करें एक सिनेरियो, एक आइडियल सिनेरियो फिर से, कि सारे लोग एक साथ पढ़ाई शुरू करें। जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो किसी भी इंसान को लैंग्वेज सीखने, लिखने और पढ़ने का जो एबिलिटी होता है उसको स्किल डेवलप करने में 6 महीने का समय लगता है। 75% लोग लिटरेट हैं, 25% लोग इलिटरेट हैं हमारे देश में। आइडियल सिचुएशन में अगर सारे लोग एक साथ शुरू करते हैं पढ़ना और सारे लिटरेट लोग देश में एक इलिटरेट को पढ़ाते हैं, विच मीन्स कि एक लिटरेट इंडियन एक इलिटरेट इंडियन को सिर्फ पढ़ाते हैं, तो कितने साल में इंडिया 100% लिटरेट बन सकता है? The answer is 6 months. ये आइडियल सिनेरियो है और इसका लॉजिक ये है कि अगर ज्यादा बड़ा पोर्शन लिटरेट लोगों का है तो मिनिमम टाइम लगेगा मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, which is 6 months. This is one of the many examples where we miss the conceptual understanding of the students and that's where we need to step in. और as teachers हम लोग को इसी को ठीक करना हमारा काम है ताकि इंडिया एक नॉलेज सुपर पावर बने।
41% बच्चे जो हैं आज वो यंग हैं। 1.4 बिलियन की हमारी आबादी है। इंडिया को अगर एक विश्व गुरु बनना है तो नॉलेज सुपर पावर भी बनना पड़ेगा, एंड फॉर दैट लेट्स पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मेरा आपसे यही अपील है कि हर चीज को क्वेश्चन कीजिए ताकि वो आपको लॉजिकल रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग में मदद करे, ताकि फिर आप एक बेहतर और इवॉल्व्ड लर्नर बनिए, ना कि सिर्फ एक मैथमेटिशियन। सो जैसे हम लोग अब अंत में आ रहे हैं इस वीडियो के, तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हर बच्चा जो मेरे क्लास में है या आपके क्लास में है एज टीचर्स, हर बच्चे को मैथमेटिशियन नहीं बनना है। आप इमेजिन कीजिए कि सारे बच्चे मैथमेटिशियन बन के घूम रहे हैं, या सारे बच्चे डॉक्टर्स बन के घूम रहे हैं, सारे बच्चे लॉयर्स बन के घूम रहे हैं। ये दुनिया एक बहुत ही बोरिंग जगह हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो व्हाट वी वांट इज कि उसका जो इंटरेस्ट है उस बच्चे का, वो आगे बढ़ के वो करे, लॉयर बने, डॉक्टर बने, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट और कुछ को मैथमेटिशियन भी। लेकिन इसका ये मतलब होना चाहिए, जब हम लोग अपना लेसन प्लान कर रहे हैं, जब हम लोग अपने क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं एज टीचर्स, तो हमारा ये लॉजिक होना चाहिए कि कोई भी बच्चा, चाहे उसको मैथमेटिक्स में मन लगे या नहीं लगे, हम लोग उसको इतना क्रिएटिवली डिजाइन करें अपने लेसन्स को कि हर बच्चा एक्चुअली दे लुक फॉरवर्ड टू देयर मैथ क्लास। नो वन इज स्कैर्ड और फीलिंग बोर्ड इन आवर क्लासरूम्स। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इसमें ये नहीं, इसमें ये हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर एक बच्चा पूछे कि मैथ्स कब है, वो बोले 6th पीरियड में है, तो दे आर लाइक मजा आएगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि बाप रे टीचर एब्सेंट क्यों नहीं हो जाते हैं, हम लोग को रिलीफ मिलेगा मैथमेटिक्स से। सो ये दो अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, एंड आई थिंक वी शुड फॉलो द फर्स्ट वन, जहां हर बच्चा, चाहे उसको मैथमेटिशियन बनना हो या नहीं बनना हो, वो कमिटेड है लर्निंग को लेके, क्योंकि आप इतना इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट बना के पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा टिप शेयर करना चाहता हूं, जो अचूक दवाई है, विच नेवर फेल्स। मैंने 18 देशों में काम किया है, इथियोपिया से लेके अमेरिका, जैसे मैंने आपसे कहा, और नेपाल से लेके साउथ अफ्रीका, और हर तरीके के स्टूडेंट से मैंने बात किया है, मैंने उसके साथ काम किया है। और ये एक है 15 मिनट अ डे वर्कआउट, और ये वर्कआउट आपके ब्रेन के लिए है। तो जब आप सुबह उठें तो पहला चीज, बिना क्वेश्चन किए आप 15 मिनट डिवोट कीजिए मैथमेटिक्स पे। 15 मिनट। अभी मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करते हैं, तो आइडियली वो एक मिक्स्ड बैग हो सकता है जो आप 15 मिनट का समय देंगे सुबह में, और उसका मतलब है कि कुछ चैप्टर्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, आप उससे कुछ सवाल बनाइए। कुछ चैप्टर्स जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, चैलेंजिंग लगते हैं, आप उसका कुछ सवाल बनाइए। इट शुड बी अ मिक्स्ड बैग। जितना क्रिएटिवली आप इस पे काम कीजिएगा कि आपको अगले दिन सुबह उठ के क्या बनाना है, किस पर काम करना है, आपके सक्सेस का चांसेस उतना ही बढ़ेगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स कि आप क्या सोचते हैं, आपने ये फॉलो किया कि नहीं किया, आपको क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि मुझे भी मौका मिले आपसे सीखने का और लोगों के साथ इसको शेयर करने का। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के। सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते, झंडा गाड़ दे।